Hello, hello everyone. My dear students, a very warm welcome to all of you to our channel Quick to Learn. We are doing the chemistry 8th class chemistry का हम 4th chapter करें and we are on to the third lecture of that particular chapter. तो आई होप आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। और जो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा, प्लीज़ आप अपने डाउट्स पूछिए, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर टू आंसर देम। नाउ we have done discovery of electron and proton. Now we are going to discuss J.J. Thomson's model of an atom, या फिर ये कहिए कि J.J. थॉमसन तो एक मतलब एक मॉडल दिया था उन्होंने। हम यहाँ पे एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि एटम एक्चुअली कैसा था। देखिए, अभी आज की डेट में हमें सब कुछ पता है, तो हमें पता है कि हाँ, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेकिन हम उस समय के टाइम इमेजिन करें कि जब पता नहीं था कि क्या है, तो साइंटिस्ट वर जस्ट मेकिंग अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट कि हाँ एग्जैक्टली एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हैं, प्रोटॉन्स किस तरीके से, न्यूट्रॉन्स अभी डिस्कवर नहीं हुए। तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू अज्यूम कि हाँ कैसा प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कैसा कैसा हो सकता है। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से मत समझिए कि तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। आप ये सोच के चलो कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी है फ्यूचर में वो होने वाली है, या हम उसको समझने की कोशिश करें दैट वे। सो इट वॉज़ वेरी टीडियस तो था ही ऑब्वियसली कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है साइंटिस्ट को, बार बार रेपिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं तब रिजल्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द सेम थिंग कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर करिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डू टेल मी इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़, है ना। अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करिए मुझे, क्योंकि अब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँगी। जैसे मैं 9th 10th में आई एम कॉन्फिडेंट कि 9th 10th के बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो उनका मुझे पता है कि हाँ कैसे उनको पढ़ाना है। और 9th 10th का हमारे पास पूरा कोर्स है। मैं 8th का इसलिए बना रही हूँ कि 8th का बच्चा जो है ना वो 9th 10th में जाके एकदम से उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। ये चीज़ें हम कई बार फील करते हैं एज अ टीचर, आई डीपली फील इट। तो मैं चाहती हूँ कि मैं, जैसे मैंने पहले 9th 10th का सिलेबस बना दिया है, मैं सिर्फ केमिस्ट्री बायो को ही स्टिक कर रही हूँ अभी। इतना टाइम नहीं होता कि हम फिज़िक्स भी कर पाएँ। तो 9th 10th का हो गया है, इसके बाद में 8th, फिर मैं 7th का करूँगी। मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चा जो है वो शुरू से अगर साइंस पढ़ रहा है तो ढंग से पढ़े, बेसिक्स को समझे, ताकि उसको आगे जाके इश्यूज़ नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे साथ के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। J.J. थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। J.J. थॉमसन वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने कि सबसे पहले मतलब जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से, है ना, वी आर नॉट गॉड, ओमनी प्रेजेंट नहीं है, हमें सब कुछ नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू आर records, द J.J. Thomson proposed the first model of an atom in 1903 to explain the arrangement of electrons and protons in an atom. He tried to explain, उन्होंने क्या बोला, J.J. थॉमसन ने क्या बोला, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, उनको क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि एन एटम इज अ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने ना एक एटम को एक पुडिंग, प्लम पुडिंग मॉडल बोला था। इनके एटम जो एटॉमिक मॉडल का नाम था इनका था प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने क्या किया कि जैसे केक होता है, पुडिंग होती है, उससे कंपेयर किया कि एटम जो है वो स्फीयर है, और उसके अंदर जैसे पुडिंग के अंदर चेरीज एम्बेडेड होती है ना तो उस तरीके से जो हमारा पूरी पुडिंग है, जो पूरा एटम है, वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे चेरीज एम्बेडेड होती हैं ऐसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो एटम ऑन द होल इज न्यूट्रल। तो इन्होंने ये बोला कि एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जो बच्चे पुडिंग नहीं समझ पा रहे हैं, कि तरबूज होता है ना, आप वाटरमेलन खाते हैं, तो तरबूज में जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो उसके बीज है, जो सीड्स हैं, जो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, दे आर दी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो था ये प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। J.J. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का एक उनका तरीका था, लेकिन इसमें बहुत कमियां थी। वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस मॉडल के हिसाब से। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हम पॉइंट्स को प्रूव नहीं कर पाए, तो इसीलिए दिस मॉडल वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि क्या इन्होंने क्या क्या बोला
कि इन्होंने पहली बात बोली कि एन एटम इज अ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, ठीक है। इन एन एटम द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, दस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने भी बोला कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के अंदर। ये चीज़ जे थॉमसन ने भी बोली। नाउ द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो ये जो पॉइंट था ना, ये इनका गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम का जो एटॉमिक मास है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में, लेकिन ऐसे नहीं है। हमें आज की डेट में पता है कि जो मास है एटम का, इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू द एटम, और पूरा मास जो एटम का है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये हमें आज की डेट में पता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। तो ये वाला जो पॉइंट था ये इनका गड़बड़ हो गया। इन्होंने बोला द मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, देन इसी का डिटेल दे रखा है कि ही कंपेयर्ड द एटम विद अ क्रिसमस पुडिंग इन विच द ड्राई फ्रूट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल पुडिंग इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। तो उसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। ये डायग्राम देखिए, है ना, पुडिंग होगी ना, केक जैसे होता है, हम तो कट करके लेते हैं, इन्होंने पूरी बॉल बना दी, स्फीयर बना दी केक का, और केक जो है वो पूरा की पूरा जो केक का बेस है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स और जो चेरीज एम्बेडेड हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन ही ऑल्सो कंपेयर द एटम विद अ वाटरमेलन। ये मैं पहली बार ये वाटरमेलन के एग्जाम्पल इस बुक में पढ़ रही हूँ। आज तक मैंने जितनी भी बुक्स से जो पढ़ाया है मैंने खुद पर्सनली वाटरमेलन के एग्जाम्पल दिया। आई हैव नेवर सीन इट इन एनी बुक। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस बुक में देखा है वाटरमेलन का एग्जाम्पल। अदरवाइज मैं अपने आप ही एक्सप्लेन करती, ये मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैं एक्सप्लेन करती थी वो बुक में आ गया। So he also compared the atom with a watermelon. The red edible part represents the positive charge in which the electrons are embedded just like the seeds. ये watermelon हो गया, watermelon के structure से भी इन्होंने compare किया। But अब इसमें problem क्या आई? Thomson could not give any experimental proof in support of his model. कोई भी एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव नहीं कर पाए, प्रूफ नहीं दे पाए कि ये एटम जो है वो इस तरीके का होता है। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि एटम इस तरीके का नहीं होता है ना। इट वाज जस्ट एन अजम्पशन, उन्होंने अज्यूम किया था कि ऐसा है, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए इसको। He could not explain many experimental observations about atoms, so this model of atom was not accepted. However, the prediction that the atom is electrically neutral was widely accepted and found to be a valuable contribution. तो इनका जो मॉडल था वो रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। हाउएवर इनकी जो एक पॉइंट था, इनकी जो एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने बोला था कि एटम में जो चार्ज है वो इक्वल मतलब इक्वल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम ऑन द होल इज़ न्यूट्रल। दिस वाज एक्सेप्टेड, ये सही था और ये एक्सेप्ट किया गया। बाकी जो थ्योरी थी उनकी वो रिजेक्ट हो गई। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने बहुत पतली गोल्ड की फॉइल ली। मैं पहले ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दूँ। इन्होंने या डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में पढ़ लेंगे, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये देखिए डायग्राम। नाउ इन्होंने क्या किया, ये जो है हमारी, ये आपको दिख रही है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एक गोल्ड फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं ना लंच पैक करने के लिए, ऐसे ही गोल्ड की फॉइल है, बट इट वाज वेरी 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 थिन, एक्सट्रीमली थिन। ठीक है, बहुत पतली गोल्ड की फॉइल ली और उसको क्या किया कि उसको रखा और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल बैक टू बैक हिट कराए गए उससे। और उन्होंने क्या किया, पीछे, इसके पीछे हमारी जो गोल्ड फॉइल थी उसके पीछे इन्होंने क्या किया, एक लगाया इन्होंने, ये जो ब्लू कलर का है ये है जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया जिसपे कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। ठीक है, ये जिंक सल्फाइड क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट, ये अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करेगा।
तो जिंक पार्टिकल्स की इन्होंने कोटिंग कर दी। अब ये जो इन्होंने गोल्ड, सॉरी ये गोल्ड फॉइल नहीं थी, ये तो ऐसी है, गोल्ड फॉइल ये ली है इन्होंने, ये है गोल्ड फॉइल, इज ऑलमोस्ट द सेम, है ना। ये गोल्ड फॉइल ली है इन्होंने और ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन ले लिया। अब इन्होंने क्या किया कि रेडियम लिया है, रेडियम इज़ अ हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, छोटा सा रेडियम का पार्टिकल लिया है और वो लेड के ब्लॉक से सराउंडेड है, ताकि लेड का बहुत मोटा ब्लॉक चाहिए हमें, ताकि उसकी रेडियो एक्टिविटी और कहीं ना जाए, सीधे ही वो रिलीज करे अपने अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम क्या होती है? हमारा सेकेंड मेंबर है पीरियोडिक टेबल का, तो उसका क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, मास नंबर होता है 4। तो हीलियम जो अल्फा पार्टिकल होते हैं दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, मतलब कि हीलियम के अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दें, सिर्फ उसका न्यूक्लियस ले लें, तो हमारा अल्फा पार्टिकल बन जाता है ये, दिस इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया है इन्होंने, रेडियम रखा है, रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये स्लिट के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं और इस गोल्ड फॉइल पे, ये जो है ये पूरी गोल्ड फॉइल है, इस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। इतनी ये गोल्ड फॉइल जो इसकी थिकनेस है अराउंड 1000 एटम्स, मतलब 1000 एटम्स थिक है ये गोल्ड फॉइल। हालांकि देखने में तो इतनी थिन होगी कि आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। देन इस पे जब स्ट्राइक किया इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एक्सक्यूज मी, कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स ना सीधे निकल गए, गोल्ड फॉइल का उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधे पास आउट हो गए वो। देखिए ये रीजन जो दिख रहा है ना आपको, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सीधे ही निकल गए, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन है, सीधे जाके टकरा गए स्क्रीन से और वहाँ पे फ्लोरेसेंस क्रिएट की। कुछ जो थे वो कुछ एंगल पे टकराए, ये देखिए जैसे माइनर डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, कुछ जो थे मैक्सिमम में नो डिफ्लेक्शन है, कुछ में माइनर डिफ्लेक्शन है। अब कुछ अल्फा पार्टिकल में क्या हुआ, बहुत कम, रेयर, कि वो जैसे आए थे, जिस पाथ पे आए थे उसी पाथ पे लौट गए। ये देखो एरो यहाँ दिख की तरफ दिखा रहे ना, मतलब जैसे आए थे उसी पाथ पे बैक हो गए। इसका मतलब कि कुछ इन्होंने ऐसा अज्यूम किया, भाई अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसने रदरफोर्ड ने क्या रिजल्ट क्या निकाला कि इसका मतलब ये जो हमारी गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन वो बहुत कम एरिया में प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सब। और ये भी बोला उन्होंने कि गोल्ड फॉइल मैक्सिमम एरिया उसका खाली है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए, किसी ने उनको रोका ही नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, एम्प्टी स्पेस था। तो इसके हिसाब से इन्होंने फिर कुछ कंक्लूजन्स निकाले। अब हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन्स देखेंगे। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, ताकि हम एक बार और जब आएंगे थ्योरी पढ़ के तब इस डायग्राम को देख लेंगे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि क्या है थ्योरी में आपकी। देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, साइंटिस्ट का नाम है, ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इसलिए किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे अरेंज है। उनको न्यूक्लियस के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, न्यूक्लियस कहाँ है या क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ भी होती है क्या, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड द। नाउ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्या है कि रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अ थिन गोल्ड फॉइल, बहुत बहुत पतली गोल्ड फॉइल, अराउंड 0.00004 सेंटीमीटर थिक। यू कैन इमेजिन, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती कितनी पतली होगी। विद अल्फा पार्टिकल्स इन एन इवैक्यूएटेड चेम्बर, मतलब ऐसा इवैक्यूएट क्यों किया, ताकि अगर वहाँ पे कोई गैस होगी, एयर होगी, तो वो उन अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शंस को डिविएट कर सकती है। तो इवैक्यूएटेड चेम्बर में एक्सपेरिमेंट हुआ। These particles got scattered and were allowed to strike on a circular zinc sulfide coated screen. गोल्ड फॉइल से जब वो पास हुए, गोल्ड फॉइल के थ्रू जब पास हो गए वो, तो दे फेल ऑन अ स्क्रीन, सर्कुलर स्क्रीन लगाया था उन्होंने, जिसपे कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। Now he observed a flash of light on the screen where alpha particles struck. अल्फा पार्टिकल जहाँ जाके टकराते थे वहाँ पे जिंक सल्फाइड में फ्लोरेसेंस क्रिएट होती थी। From this experiment, Rutherford made the following observations and their respective conclusions. अब देखिए यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपसे ऑब्जर्वेशन अलग पूछेंगे, कंक्लूजन अलग पूछेंगे। रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया वो एक अलग चीज़ है,
और उस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या रिजल्ट निकल आया, क्या कंक्लूड किया, क्या इन्फर किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऑब्जर्वेशन अलग है, कंक्लूजन अलग है, ठीक है। आप इसका मतलब तो समझते हैं ना, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं, वो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और उसको देख के हमने क्या समझा, वो हमारा कंक्लूजन है। ओके, अब ऑब्जर्वेशंस क्या थी रदरफोर्ड की, देखते हैं। ऑब्जर्वेशन 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, देखो सीधे निकल गए ना, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, थोड़े से बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधे निकल गए। तो इससे उन्होंने, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, ये उन्होंने देखा। कंक्लूजन क्या निकाला इससे, कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन दी एटम। क्यों निकल गए सीधे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई था ही नहीं, वो सीधे निकल गए, एटम के थ्रू होके सीधे निकल गए, स्क्रीन पे जाके टकराए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स एंड अ फ्यू एट लार्ज एंगल्स। अब कुछ जो थे, देखिए यहाँ पे स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल में डिफ्लेक्ट हुए। तो इसका क्या कंक्लूजन हुआ कि भाई ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो सेम सिमिलर चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सेम चार्जेस या सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर, ये हीलियम का हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स का पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई जो है उसका बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं एक तरह से। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो इसका मतलब ये जो हमारा एटम है उसके कहीं स्पेस में, सेंटर में कहीं बहुत छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। उन्होंने बोला दिस अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इज डिफ्लेक्टिंग द हमारे हीलियम न्यूक्लियाई को डिफ्लेक्ट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे दे रखा है कि अल्फा पार्टिकल्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियर, दे आर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम, दे हैव 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। ये हो गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये He2+ बन जाएगा, मास उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ओके, ये हो गया। अब इट रिपेल्स अ पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। द स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट विद इन द एटम, इट वाज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। अब इन्होंने कहा जो स्मॉल ऐसा सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी, कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। बहुत बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो कि कंप्लीटली अपने पाथ पे रिबाउंड कर गए, अपने पाथ पर ही लौट गए। इसका मतलब कि वेरी फ्यू है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ देम पास थ्रू। वेरी फ्यू का मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जो वो न्यूक्लियस है, वो बहुत बहुत छोटा है, इट इज़ वेरी टाइनी इन साइज। सो द कंक्लूजन इज दैट दिस न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, डेंस एंड हार्ड, इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, बहुत छोटा है, डेंस है, इसीलिए मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे कुड पास थ्रू, बहुत कम अपने पाथ पे वापस लौटे, रेयर है ना। तो इसीलिए ये इनके ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स थे। अब इसी चीज़ को इन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, इधर दोबारा से देख लेते हैं एक बार। मैं आपको, हाँ, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द एटम्स ऑफ गोल्ड फॉइल, इसको उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि सिर्फ गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो रहे हैं तो क्या हो रहा है वहाँ, पूरी आपको सेटअप अपैरेटस नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी आपको लाइन में खड़े हुए दिख रहे हैं ना, दे आर ऑल अल्फा पार्टिकल्स। इनके अंदर 2 पॉजिटिव साइन बने हुए हैं, इसका मतलब डबली चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज है इनके अंदर, तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं या हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, सारे अल्फा पार्टिकल लाइन से खड़े हैं और जा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं गोल्ड फॉइल को। अब ये जो है, यहाँ जो आपको सर्कल्स की लाइन दिख रही है, ये क्या है एक्चुअली, ये गोल्ड फॉइल है, तो एटम्स यहाँ पे अरेंज है एक लाइन में, दीज आर दी एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया, ये निकल गया क्योंकि ये न्यूक्लियस से टच नहीं हुआ, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया। अब इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक छोटा सा डिफ्लेक्ट हुआ, वो न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास आ गया था, क्योंकि अब देखिए एक जो है ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ कि न्यूक्लियस के और पास चला गया। अब एक पर्टिकुलर जो कि बिल्कुल सेंटर में जाके स्ट्राइक किया, वो अपने पाथ पर लौट गया क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको रिपेल कर दिया। तो स्मॉल डिफ्लेक्शन, लार्ज डिफ्लेक्शन, जहाँ पे कि पूरा ही लौट गया वो,
अच्छा, लार्ज डिफ्लेक्शन ये है, लार्ज डिफ्लेक्शन ये है, ये वाली चीज़ है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट एटम्स ऑफ गोल्ड, सिर्फ एक वापस किया। तो यही चीज़ मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन की थी वही डायग्रामेटिकली दिखाई हुई है आपको। नाउ अब इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने क्या बोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, उन्होंने कैसे अब एक्सप्लेन किया एटॉमिक स्ट्रक्चर को, वो देखते हैं। उन्होंने बोला ही गेव अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम ऑन द बेसिस ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उनके जो एटॉमिक मॉडल था उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। that an atom consists of a positively charged dense and very small nucleus। इन्होंने बोला एटम जो है उसके अंदर बहुत छोटा डेंस न्यूक्लियस होता है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इट कंटेन्स ऑल द प्रोटॉन्स। ठीक है। देन सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का जितना भी मास है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो जो मास है वो प्रोटॉन्स का है। प्रोटॉन सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये इन्होंने बोला कि एटम का जितना भी मास है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। देन नेक्स्ट ही सेड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। अब इन्होंने क्या बोला कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज द न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड द सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड द ऑर्बिट्स। दिस वाज द फर्स्ट टाइम somebody explained the atomic structure in such a manner। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर घूमती हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, ये चीज़ पहली बार रदरफोर्ड ने बोली। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन ने भी बोला था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों का चार्ज बैलेंस हो जाता है, तो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड दूसरी एक और चीज़ बोली इन्होंने कि एटम के अंदर ना बहुत सारा खाली स्पेस है, क्योंकि एटम तो बड़ा है साइज में, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो काफ़ी सारा खाली स्पेस प्रेजेंट है। अब लेकिन इसमें भी अब देखो इतनी मेहनत की अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई, कुछ इश्यूज रह गए। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ये मॉडल जो था परफेक्ट नहीं था। ही स्टिल कुडंट प्रूव सर्टेन थिंग्स। अब ये क्या प्रूव नहीं कर पाए, इन्होंने क्या बोला कि देखो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं, ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, और किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं। लेकिन अब एक हमने रूल पढ़ा हुआ है, मैक्सवेल का एक रूल है एनर्जी का, जो ये कहता है कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल किसी ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडी के चारों ओर मूव करता है, एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर बॉडी के चारों ओर मूव कर रहा है, और वो जो बॉडी है वो उसका चार्ज ऑपोजिट है एज टू दैट ऑफ द पार्टिकल और जो सेंट्रली लोकेटेड बॉडी है उनके चार्जेस ऑपोजिट हैं, तो क्या होगा कि वो जो पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी को लूज करेगा। क्यों लूज करेगा? बहुत सिंपल से अगर आप कॉन्सेप्ट सोचो, क्योंकि भाई दोनों में ऑपोजिटली चार्ज है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, है ना। जो सेंटर है वो दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा, लेकिन वो पुल नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने चारों ओर घूम रहा है। इसका मतलब वो कुछ एनर्जी तो एक्सर्ट कर रहा है अपने आप को उस पोजीशन में होल्ड करने के लिए, नहीं तो वो खिंच जाएगा सेंटर की तरफ। तो वो एनर्जी स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है। अब वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, स्पाइरल मोशन बन जाएगा। ये देखो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे कि जब वो कंटिन्यूसली एनर्जी मूव करेगा तो वो घूमते 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 अल्टीमेटली जाके क्या होगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बर्स्ट हो जाएंगे, एटम खत्म। ये चीज़ है। तो ये रदरफोर्ड जो थे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हमें पता है कि एटम्स तो स्टेबल है, हमारे चारों ओर की जो दुनिया है वो स्टेबल है, ऐसे थोड़ी कि सारी चीज़ें हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एक सेकेंड के अंदर। दे आर क्वाइट स्टेबल, हर चीज़ की लाइफ है, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो रहे हैं। तो
रदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। क्या थी ये ध्यान रखिए, प्रॉब्लम क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल की ड्रॉबैक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, वो ये नहीं बता पाए कि एटम्स स्टेबल कैसे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिवली सॉरी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो स्टेबल कैसे है वो सिस्टम, ये प्रूव नहीं कर पाए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ओके, नाउ यही चीज एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। थ्योरी ऑफ मैक्सवेल जो है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि मैंने चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व्स अराउंड एन ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडी, इट लूजेस एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हम रदरफोर्ड मॉडल पे इस थ्योरी को अप्लाई करें तो electrons while revolving around the nucleus will continuously lose energy. With the decrease in energy of electrons, their speed will also decrease after some time, मतलब it will be continuously decreasing. Thus the electrons will come closer to the nucleus and ultimately they will fall into the nucleus and the atom will be destroyed, it will collapse. जबकि हमें पता है कि एटम्स तो स्टेबल होते हैं, एटम्स ऐसे कोलैप्स नहीं करते। अगर एटम्स ऐसे कोलैप्स करेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होगी। So, in 1932, after the discovery of neutron, Rutherford's model of an atom was revised again. 1932 में न्यूट्रॉन, जब इन्होंने रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था तब न्यूट्रॉन नहीं थे, उसके बाद इसको रिवाइज किया गया। अब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए? इट वॉज अज्यूम्ड दैट ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। इसको कैसे एक्सप्लेन किया है? बोर ने एक्सप्लेन किया। नील्स बोर एक डैनिश साइंटिस्ट थे, वो हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि इस स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम को नील्स बोर ने कैसे सॉल्व किया। ठीक है मैं आपके चैप्टर में जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो कर रही हूँ। It was assumed that only electrons and protons are present in an atom. अब इन्हें ऐसे शक क्यों हुआ कि एक और एंटिटी होनी चाहिए? इन्हें ऐसा क्यों दिमाग में आया कि दो तो हैं, तीसरा भी कुछ होना चाहिए? क्यों? क्योंकि एटम का वेट, न्यूक्लियस का वेट बहुत ज़्यादा था। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का वेट तो नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का वेट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब लेकिन उसका वेट उससे भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका मतलब कोई और चीज़ होनी चाहिए जिसकी वेट की वजह से न्यूक्लियस का वेट बढ़ रहा है। तो फिर देखिए अब क्या हुआ। द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इट इज ओनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबल, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट न्यूक्लियस हैज मोर मास देन द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो अब क्या इनके दिमाग में आया कि भाई इट वाज सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी सम न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल तो हो गए, इसका मतलब एक और तरह के पार्टिकल प्रेजेंट है लेकिन वो न्यूट्रल हैं, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस हो गया, मास गड़बड़ कर रहा है, मास ज़्यादा आ रहा है, तो मास चाहिए हमें किसी और पार्टिकल का। इसका मतलब उन्होंने बोला थर्ड पार्टिकल भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, लेकिन उनमें मास काफ़ी है। सो in 1932 James Chadwick discovered these third particles of an atom, and he named them न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रल हैं, दैट इज वाई न्यूट्रॉन्स। प्रॉपर्टी क्या है न्यूट्रॉन्स की देखते हैं कि द मास इज 1.675 into 10 to the power of -24 ग्राम। इट इज स्लाइटली मोर देन द मास ऑफ अ प्रोटॉन। प्रोटॉन से ज़्यादा मास है, इसीलिए तो न्यूक्लियस इतना हैवी फील हो रहा था। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक ही एटम के एक ही एलिमेंट की अभी जो, इसीलिए हमारी जो थ्योरी थी ना, जो शुरू में हमने डाल्टन की थ्योरी थी उसको रिजेक्ट क्यों किया? उन्होंने बोला था कि एटम में सेम सब कुछ सेम होता है, लेकिन अभी खैर उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी तक कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है, इसीलिए आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, मैंने आपको बताया था 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम एंड 1H3 इज ट्राइटियम। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, एक एक प्रोटॉन ही है तीनों में, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो गए। पहले वाले में 0 न्यूट्रॉन है, दूसरे वाले में 1 न्यूट्रॉन है और तीसरे वाले में 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होता है, उसके हिसाब से एटम के आइसोटोप्स बन जाते हैं। आइसोटोप्स क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, सिर्फ एक ही एलिमेंट है नॉर्मल हाइड्रोजन दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। जो सिर्फ एक एलिमेंट है हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में। हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? 190 नोन एलिमेंट्स आर देयर।
ठीक है, आज के डेट में हमें 119 एलिमेंट्स के बारे में पता है। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। इसका मतलब कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि नॉर्मली आइसोटोप्स में है, ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, उनमें प्रेजेंट है, नॉर्मल हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये सिंबल, मास एंड चार्ज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये टेबल में दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा, ये हमने साथ के साथ कर लिए थे। नाउ ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज करा ही दूँ, नहीं तो फिर रह जाएगी। हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। प्लम पुडिंग मॉडल किसने, मैंने मुडिंग बोला था क्या, हो जाता कई बार। सो हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रपोज किया था, हमारे जे थॉमसन द साइंटिस्ट, ही प्रपोज दिस प्लम पुडिंग मॉडल। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, रदरफोर्ड, डाल्टन, बोथ PNC। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, अब उसमें क्या क्या हुआ, ऑप्शन दे रखे हैं आपको। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, यस। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। क्या मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए थे, इसमें आपका है कि क्या नहीं हुआ या क्या हुआ वो बताना है आपको। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, नहीं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, नहीं। मैक्सिमम पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, यस। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो इसमें से जो नहीं है वो आपको टिक करना है। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है कि मोस्ट ऑफ देम बाउंस्ड बैक, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये नहीं हुआ था, बाकी सब चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट, द स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट विद इन द एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूट्रॉन नहीं बोलते, प्रोटॉन नहीं बोलते हैं। Next, which of the following is not explained by Rutherford's model of an atom? Total mass of an atom is concentrated in the nucleus. Yes, उन्होंने बोला था ये. Size of the nucleus is very large as compared to that of the atom. ये तो नहीं बोला था उन्होंने तो बोला था बहुत छोटा होता है ना. Then atom is electrically neutral. ये उन्होंने बोला था. The electrons revolve around the nucleus in well-defined paths called orbits. अच्छा, अब देखो ये ऑप्शन सही. इसमें देखिए आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. रदरफोर्ड ने क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है. ये वाला जो पॉइंट है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एटम, ये रदरफोर्ड ने नहीं बोला. ठीक है, ही डिड नॉट से दिस. लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि क्या एक्सप्लेन नहीं किया. वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स. तो फिर वो एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो वो कैसे मेंटेन हो रहा है, ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की. ये नील्स बोर ने एक्सप्लेन की थी. तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने. इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने. प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन ने. न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली. अगर ट्रू फॉल्स बताइए, अगर फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके लिखिए. आपके एग्जाम में यही पैटर्न आता है ट्रू फॉल्स में. अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन रिप्रेजेंट्स स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेयर इज द सीड्स एम्बेडेड इन इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन्स. ये तो ट्रू है, ये तो उन्होंने बोला था. Next, Rutherford bombarded on a thin gold foil with beta particles in an evacuated chamber. Beta particles यूज किए थे क्या उन्होंने, this is false. उन्होंने क्या यूज किए थे, अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट अल्फा भी लिख सकते हैं. Next, atom consists of two parts, central nucleus and outer circular orbits. This is true. न्यूट्रॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. ऑब्वियसली पहले तो ये लिख दीजिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसमें आप एक तो ये कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन की जगह यहाँ पे प्रोटॉन लिख दीजिए कि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. एक तरीका ये हो गया. या फिर आप ऐसे लिखिए
कि न्यूट्रॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जगह पॉजिटिव चार्ज हटा के यहाँ पे लिख दीजिए न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो अगर आपको न्यूट्रॉन को मेंटेन करना है तो आप न्यूट्रल लिख दीजिए, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करना है तो आप प्रोटॉन लिख दीजिए। एनी हाउ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हियर वी फिनिश विद दिस लेक्चर। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है, क्या होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब पढ़ते रहिए, स्माइल करिए, एंजॉय करिए लाइफ को, पढ़ाई साथ में करते रहिए, बी हेल्दी, बी सेफ, टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, और अपने पेरेंट्स की भी बात मानिए और टीचर्स की भी बात मानिए। Enjoy career studies, okay, and don't forget to subscribe to the channel. Okay, bye bye, take care.